आवश्यक संसाधन जुटाने में लगा प्रशासन। आता है वो महामारी घोषित हो जाती है और करा है, पंजाब ने करा है, तमिलनाडु ने करा है, केंद्र सरकार एपिडेमिक हो गई है। एक सिंगल केस भी अगर मिलता है ब्लैक फंगस और पोस्ट कोविड व्यवस्थाओं को लेकर शुक्रवार को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत व एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने सर्किट हाउस पर स्थानीय डॉक्टर्स की बैठक आहूत की। बैठक में पूर्व विधायक शेखावत ने कहा कि ब्लैक फंगस बीमारी से लड़ने के लिए किन किन आवश्यक संसाधनों की जरूरत है। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमको पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे। आज एसडीएम साहब और सारे डॉक्टर्स, नगर पालिका के कर्मचारी और जनसेवा रंगोली और इनके सबके आने वाले समय में जो एक ब्लैक फंगस एक महामारी का अंदेशा जो है और साथ ही बच्चों के अंदर जो तीसरी लहर फैलने की जो प्रारंभिक हम लोग क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं उसको लेके गंभीरता से चर्चा हुई और शासन को एक प्रस्ताव यहाँ से चले जाए ताकि हम एक प्रारंभिक इलाज कर सकें। साथ ही जो क्रिटिकल पेशेंट थे जो गए हैं ठीक होके और जिसमें संभावना है जिनकी शुगर ज़्यादा बढ़ गई या ब्लैक फंगस की संभावना है उन लोगों को एक बार बुला के फिर चेकअप करें, उनका ब्लड टेस्ट वगैरह ये वो सारी जो प्रारंभिक तैयारियां हैं। जनसेवा को भी आज एसडीएम साहब ने कहा है कि जो ब्लैक फंगस की संभावना वाले कोई अगर पेशेंट रहते तो उनकी जांच यहाँ सिविल में जब तक सेटअप नहीं आए जब तक वहाँ उनकी जांच करें। सिविल हॉस्पिटल में एसडीएम साहब ने कहा है कि सिविल हॉस्पिटल में चूँकि कोरोना से संक्रमित संख्याएं कम होती जा रही धीरे धीरे, 45 बेड हमारे बीमा के अंदर हो गए तो हम यहाँ पर के सारे पेशेंट वहाँ आईसीयू को छोड़ के वहाँ शिफ्ट कर दें और यहाँ पर जो क्रिटिकल पेशेंट ठीक होके गए उनका ओपीडी स्टार्ट कर दें ताकि उनको भविष्य में अगर किसी प्रकार की गंभीर बीमारी न हो। ये सावधानियाँ करने के लिए सारी आज एक बैठक थी भविष्य की योजना को लेकर। जनसेवा हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि शुरुआती दौर में जनसेवा अपने स्तर पर प्रशासन को मदद करेगा। एसडीएम गोस्वामी ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे अधिक असर बच्चों पर होगा। इसके लिए सरकारी हॉस्पिटल में एक वार्ड बनाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 19 मई को अपने उज्जैन प्रवास के दौरान एक बैठक ली गई थी जिसमें हम सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े गए थे। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये निकल के आ रहा था कि हमारी जैसा कि कुछ साइंटिस्ट के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है कि थर्ड वेव भी आ सकती है और जो ब्लैक फंगस के केसेस भी हम लोग देख रहे हैं, मतलब जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो होते हैं, यदि कोई कोविड से रिकवर हो जाता है तो उसके बाद जो फंगस के केसेस आ रहे हैं उसके लिए कैसी क्या तैयारी होनी चाहिए नागदा लेवल पे हमारी, तो उसको लेके आज हमारे द्वारा हमारे सिविल अस्पताल के और बीमा अस्पताल के और जितने भी हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स उनको आज बुलाया गया था। आज उनकी एक बैठक ली गई थी। मोर ऑफ डिस्कशन टाइप था कि यदि कोई थर्ड वेव आती है तो उससे हम कैसे क्या डील करेंगे, जो ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं उसमें हमारी क्या शुरुआती तैयारी रहेगी, इस बारे में एक चर्चा की गई। तो ENT डॉक्टर रहेंगे जो इसके तरह केसेस का डील कर पाएँ। एक प्रपोजल मेरे माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को और हमारे जनप्रतिनिधिगण को दिया जाएगा जिसमें व्यवस्थाएं नागदा में करने के लिए नागदा में ही ये मिल जाए हमको, इस बारे में ये व्यवस्था का अनुरोध किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हमारा जो बीमा अस्पताल है वो 45 बेड का लगभग हो गया है। तो बात यह है महसूस की गई कि जो अभी शुरुआती स्तर पे यदि पोस्ट कोविड मरीजों को चेक करना है, लगातार शुगर लेवल को यदि चेक करना है तो उसके लिए हमको सिविल अस्पताल की फैसिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो जो आइसोलेशन सेंटर में हमारे जो मरीज़ भर्ती हैं इनको ऑक्सीजन सप्लाई भी ही दिया जा रहा है। जो सस्पेक्टेड कोविड केसेस हैं उनको भी हम लोग अब बीमा अस्पताल में 2 दिन के अंदर शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात और निकल के आई वो ये आएगी जिसकी भी यदि कोविड के बाद लगातार शुगर यदि बढ़ती जा रही है या हाई रह रही है तो उसको अपने शुगर को कम करने के लिए चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। शुगर लेवल यदि हाई हो रही है तो उसको कहीं भी हल्के में ना लें क्योंकि वो ब्लैक फंगस को कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है और इसको बड़ी ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और हम लोग भी पूरी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे अभी कि यदि थर्ड वेव आती है तो हम लोग उसमें अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाए। सर ये ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों को हो रहा है कि इनको कोरोना हुआ हो या फिर इन लोगों को भी हो सकता है जो आम जिंदगी जी रहे? जैसा कि नॉर्मल डिस्कशन में भी निकल के आया, डॉक्टर चौधरी के द्वारा आज बताया गया कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स होते हैं उनको भी ब्लैक फंगस की कुछ शिकायतें आ रही हैं। तो यह इंपॉर्टेंट उनके द्वारा बताया गया जो मास्क यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर हम लोग डबल लेयर मास्क यूज़ करें और उसको धूप दिखाते रहें। ऑल्टरनेटिवली 2 मास्क थी हमारे पास में तो एक दिन छोड़ के एक हम लोग मास्क का यूज़ करें। धूप दिखाना ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ये मास्क में पहना हुआ हूँ, बोल रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ तो अंदर कहीं ना कहीं नमी हो जाती है
और जब लगातार इसको 10-15 दिन में यूज़ करता हूँ तो इससे कहीं ना कहीं चांस बनता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने हमको भी सलाह दी कि इसके अंदर हम एक डिस्पोजेबल मास्क को पहने। डिस्पोजेबल मास्क को पहन के यदि हम उसको फेंक देते हैं या फिर एक कॉटन का कपड़ा यदि हम लगा के रखते हैं और उसको लगातार धोते रहें तो हमारा N95 भी प्रोटेक्ट रहेगा और ये भी रहेगा। आइसोलेशन में अगर कोई क्रिटिकल होता है तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? मैंने जैसा आपको कहा कि 2 दिन के भीतर हम लोग आइसोलेशन का जो सेंटर है उसको पूरी तरह से बीमा में शिफ्ट करने वाले हैं और क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए आईसीयू की व्यवस्था है हमारे यहाँ पे 7 बेड की। यहाँ से वहाँ भी शिफ्ट करना पड़ेगा? हाँ, यहाँ से करना तो पड़ेगा। उसको पहले मरीज को हॉस्पिटल जाना, सिविल से रेफर होगा कि डायरेक्ट जा सकता है? उसके लिए हम लोग 2 दिन के लिए जैसे हम वहाँ पे शिफ्ट करते तो एक व्यवस्था इसलिए जमाएंगे कि डायरेक्ट फिर बीमा में एंट्री शुरू हो जाए। सर थर्ड वेव के लिए क्या प्रिपरेशन करवाएंगे? थर्ड वेव के लिए जैसे मैंने आपको बताया पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं उसके लिए भी एक क्लिनिक बनाई जाएगी। थर्ड वेव में जैसे कि माना गया है कि चिल्ड्रन जो है, छोटे बच्चे जो हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसे अंदाज़ा है कि उनको अफेक्ट ज़्यादा करेगी। तो इसमें डॉक्टर कुमरावत जी को और डॉक्टर BMO सोलंकी जी को निर्देशित किया गया है कि वो बीमा अस्पताल में जाके एक सूटेबल जगह को चिन्हित करें और किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स, किस प्रकार के मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, किस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी मैपिंग करके एक प्रपोजल हमको दें। प्रपोजल हम बना के आगे एक रेडसर को भेजेंगे। सर बीमा में सेंट्रल लाइनिंग कितने बेड पे हो चुकी है? 40 बेड्स की तैयारी अभी हो गई है। और ऑक्सीजन प्लांट कब तक कंप्लीट? ऑक्सीजन प्लांट में अभी 2 हफ्ते का टाइम और लगेगा, 2 से 3 हफ्ते का। सर एक अलग से क्रिटिकल सवाल ये है कि जो लाशें जलती हैं वो और आपके रिकॉर्ड में उसमें डिफरेंस क्या है? मेरा ये कहना है कि हमारे द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि कोई भी यदि कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट होता है जिसका भले ही RT-PCR या RAT रिपोर्ट नेगेटिव आए, लेकिन हमको ये लग रहा है कि उसका SpO2 कम है और जो हमारे बीमा अस्पताल में या फिर कोविड सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में भर्ती है, तो उसका भी हम लोग कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार करेंगे। अब क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, मतलब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन हम उसको सस्पेक्ट की तरह ले रहे हैं इसलिए डेटा में अंतर। अभी कई बार ऐसा होता है कि आदमी कोविड में भर्ती होता है और इसके बाद फिर वो क्लियर हो जाता है, कोविड से बाहर हो जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसको कोविड मानेंगे क्या? देखिए, मेरा ये कहना है पोस्ट कोविड के केसेस हैं ये, इसमें यदि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे डॉक्टर कुमरावत ने भी कहा। हालांकि मेडिकल का ये विषय है, डॉक्टर कुमरावत जी ने जो कहा, कहीं ना कहीं हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं और जो ब्लड का फ्लो होता है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, इस कारण से डेथ हो रही है। हमारा निवेदन ये था कि आप इस चीज़ को मॉनिटरिंग करवाइए कि शमशान घाट में जो लाशें अंतिम संस्कार हो रहा है और हॉस्पिटलों में जो देहांत हो रहा है उसमें मतलब इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा इसमें ये कहना है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने भी आइसोलेशन में या फिर बीमा में जिसकी डेथ हो रही है, हम उसको सस्पेक्ट की कैटेगरी की मानते हुए और संक्रमण ना फैले, नगर के हित को ध्यान में रख के कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम लोग उसका दहन कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव कुमरावत ने बताया कि बच्चों के लिए अलग से ICU बनाना होगा, जिसके लिए अलग से सामग्री खरीदनी होगी। SDM गोस्वामी ने ब्लैक फंगस को लेकर सरकारी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों को ESI कोविड सेंटर में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। आइसोलेशन का स्टाफ भी शिफ्ट किया जाएगा ताकि कोविड सेंटर की सेवाएं प्रभावित न हो। मेडिकल स्टोर MBBS चिकित्सक के पर्चे पर ही स्टेरॉइड दे सकेंगे। कोविड हॉस्पिटल में डायबिटीज पर नियंत्रण हो सके व एक पोस्ट कोविड क्लिनिक की स्थापना की योजना भी बनाई है, जिसमें कोविड से ठीक हुए मरीज अपनी शुगर, आंखों की जांच, नाक, कान व गले की जांच करवा सके, जिससे ब्लैक फंगस प्रारंभिक अवस्था में ही पकड़ में आ सके। डिस्चार्ज हुए मरीजों का टेलीफोन के माध्यम से सर्वे किया जाए कि उन्हें ब्लैक फंगस से संबंधित कोई लक्षण तो नहीं है। कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए एक शिशु ICU की स्थापना व शिशु रोग विशेषज्ञ तथा शिशु ICU प्रशिक्षित स्टाफ की भर्ती की जाए। बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं की लाइन लिस्टिंग कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर साहब आज बैठक थी और सर्वंस शहर के डॉक्टरों को बुलाया गया था जी, तो क्या निर्णय लिया गया था? ये एक थोड़ी सी राहत भरी खबर है कि नागदा अनुभाग जो है वो कोविड से धीरे थोड़ा सा राहत महसूस हो रही है। कोविड के मरीज आना थोड़ा कम हो रहे हैं और एक दूसरी तरफ हमारे साथ में एक समस्या आ रही है कि ब्लैक फंगस, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत में ब्लैक फंगस से हम लोग परेशान हैं और कुछ राज्यों ने इसको महामारी घोषित किया है और ये अधिसूचित बीमारी भी हुई है। अगर ऐसा मरीज मिलता है तो उसकी अधिसूचना देना है। तो हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए थे कि हम ब्लैक फंगस के बारे में कार्य योजना बनाएं और एक तीसरी लहर की जो संभावना है जिसमें पीडियाट्रिक पेशेंट की आने की संभावना है, तो उनके लिए भी एक कार्य योजना बनाएं। सर ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं? ब्लैक फंगस का तेज सर दर्द होना, आँखों में दर्द, आँखों में सूजन, आँखों का लालपन होना, आँखें घुमाने में, आँखें खोलने में, आँखें बंद करने में दर्द होना, नाक का ब्लॉक होना, नाक से काले कलर का द्रव्य निकलना, खून की उल्टी होना, मुंह में दर्द, जबड़े के यहाँ पे दर्द होना, दांतों का ढीलापन होना, ये सब अगर ये आँख, नाक और गले के यहाँ पे अगर ये सिम्टम्स तो ये होता है। अगर फेफड़े पे आया तो बुखार है, खांसी है, सांस
सांस लेने में दिक्कत है। अगर आंतों में गया तो पेट दर्द है, दस्त है और खून की उल्टी है। चमड़ी पे आया तो ब्लैक कलर के दाग है, और अगर खून में चला गया तो पूरे शरीर में। सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रकार होता है, इसको डिसेमिनेटेड माइक्रोबी बोलते हैं। क्या सावधानियां रखना चाहिए डॉक्टर साहब को अगर इस प्रकार की परेशानी है? एक आम आदमी को सबसे खास बात की, ये जो फंगस है ये मिट्टी में पाया जाता है, और मिट्टी में ऐसी जगह पे जहाँ पे डीके होता है, जब विघटन होता है, चाहे वो जानवर का शरीर हो, चाहे वो पेड़ पौधे पत्तियाँ हो, ये फंगस जो है इसको विघटन करके और पूरा प्रकृति के बैलेंस को बनाता है। तो जब भी हम लोग इस तरह के जगह से निकलते हैं तो नाक के रास्ते ये हमारे फेफड़े, लंग्स, नाक और दिमाग में जाता है। तो इसका भी सबसे बड़ा उपाय है कि हम लोग मास्क लगा के रखें। दूसरा, हम लोग हाइजीन, स्वच्छता से रहें। ये तो उन लोगों के लिए है सुविधा, पर जो कोविड से ठीक हुए जिनमें अभी देखने में आ रहा है, उन लोगों को अपनी शुगर कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है। और जो चिकित्सक है वो स्टेरॉइड का उपयोग, जो MBBS चिकित्सक है वो स्टेरॉइड का उपयोग बिल्कुल विधिवत करते हैं। हम लोगों ने मांग की है जिन हिसाब से कि एक MBBS डॉक्टर के पर्चे पर ही स्टेरॉइड मिले। आ रही लगातार के जो जिनको भी कोविड हुआ था उसके बाद ब्लैक फंगस का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है, उसका क्या कारण है? क्या सर जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं उसमें कोई पानी को लेकर भी कोई क्वेरी है कि उसमें जो पानी जो भरा जाता है वो किस प्रकार का होना चाहिए? ये एक बहुत सामान्य सी कारण है। इसका इतना बड़ा कारण नहीं है कि जो ऑक्सीजन हम लगाते हैं, जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें RO का पानी भरना चाहिए, ताकि क्या है कि उससे नमी बहुत ज़्यादा अंदर फेफड़ों में नहीं हो और जो फंगस है वो फेफड़ों तक नहीं जा पाए। पर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो कोविड के बाद में ब्लैक फंगस का दिख रहा है, एक तो ये कि शुगर कंट्रोल नहीं होना। कोविड की बीमारी के कारण भी और कोविड की दवाओं के कारण भी, दोनों कारण से शुगर बढ़ती है। तो शुगर कंट्रोल करना एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर हमने शुगर कंट्रोल करके रखी है तो आपको ब्लैक फंगस का कोई खतरा नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि स्टेरॉइड का उपयोग हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, एक जो प्रशिक्षित चिकित्सक है वो ही स्टेरॉइड का उपयोग करें, ताकि स्टेरॉइड एक जान बचाने वाली दवा है। जहाँ पे आवश्यक है वहाँ पर उसका उपयोग करना पड़ेगा, और उसके कारण से अगर शुगर बढ़ रही तो उसको नियंत्रण करना भी आना चाहिए। सर जैसे रेमडेसिविर को उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर ही अवेलेबल करवाया, क्या स्टेरॉइड को भी इस प्रकार से अभी परिस्थितियों को देखते अवेलेबल कराने की जरूरत है? बिल्कुल, स्टेरॉइड अभी तो क्या है कि फ्रीली मतलब मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, चाहे इंजेक्टेबल में हो चाहे टेबलेट फॉर्म में हो, आसानी से अवेलेबल है। हमने अनुभागीय लेवल पे मैंने SDM सर से निवेदन किया है कि वो कम से कम इतना तो हो जाए कि वो एक MBBS के पर्चे पे मिले, और उसका एक नियमित मॉनिटरिंग हो कि उन्होंने स्टोर वाले ने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके पर्चे पे दिया है। सर तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी है, किस प्रकार से? तीसरी लहर की जो संभावना दिख रही है उसके लिए हम लोगों का ध्यान पूरा बच्चों पे है। ये मान के चले करीब 22-23% आबादी का हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों के हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया है कि हमारी ANM है, आंगनवाड़ी आशा है, उनको बच्चों में निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग ओरिएंटेशन प्रशिक्षण देंगे, और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी का क्या लक्षण है उसके बारे में हम लोग प्रशिक्षण देंगे, और वहीं पर उनको ट्रीटमेंट करने का भी प्रशिक्षण देंगे। तो जो माइल्ड है वो घर पे ट्रीटमेंट करेंगे, जो मॉडरेट और सीवियर है उनको अस्पताल लाएंगे। अस्पताल में हम लोगों ने बीमा में एक बच्चों की ICU बनाने का प्लान किया है। बच्चों के ICU के लिए अलग उनके उपकरण होंगे, बच्चों के ICU के लिए प्रशिक्षित हम लोग आउटसोर्स से स्टाफ रखेंगे, जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ भी होंगे और बच्चों की ICU के प्रशिक्षित स्टाफ होगा। उनके भी सजेशन लिए गए कि इसको किस तरह से रोकथाम की जाए। इस संबंध में डॉक्टर सुमराव सर ने बताया कि पोस्ट कोविड हम लोग एक क्लिनिक चालू करेंगे, उसमें एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और एक ENT डॉक्टर बैठे और वो उनकी जांच करें। और इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं, अभी जब तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं होती तब तक हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो भी पोस्ट कोविड मतलब कोविड से जो ठीक हुए हैं वो लोग अपना घर पे ख्याल रखें कि इस तरह की बीमारी के जो भी लक्षण है हम लोग सर्कुलेट करेंगे उसको, कि आँखों के आसपास कालापन आ रहा है या सुनपन आ रहा है, दर्द हो रहा है आँखों के आसपास, तो वो लोग अवेयर रहें इस तरह की बीमारी से। क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि कई लोग इससे संक्रमित होकर आ रहे हैं। अभी तक नागदा में इस तरह का कोई भी केस नहीं आया, लेकिन अगर आता है तो उसके लिए हम लोग तत्पर रहे। उसकी तैयारी के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई थी। सर तीसरी लहर के लिए भी बिल्कुल, तीसरी लहर के लिए जैसा कि बोला जा रहा है कि बच्चों में देखा जाएगा, जैसे झारखंड में भी कई बच्चे संक्रमित हुए, तो हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि उसके लिए जैसे एक बच्चों के लिए एक ICU बनाने के लिए प्लानिंग की है कि वो हम लोग बीमा में ही संचालित करें उस ICU को, क्योंकि बीमा में हम लोगों ने काफ़ी कोविड के ही पेशेंट रख रखे हैं। अभी जो जैसे हमारे सिविल हॉस्पिटल नागदा में आइसोलेशन बेड जो है उसको पूरा हम लोग वहाँ शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे केवल एक ICU जो है कोविड केयर सेंटर ICU वही संचालित किया जाएगा। तो इस संबंध में चर्चा की गई है, वरिष्ठ हमारे SDM साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई है, तो उनके द्वारा जो भी निर्देश दिए, मार्गदर्शन दिया है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। थैंक यू। दूसरी लहर में
में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 1 लाख रुपए देने की शिवराज सरकार की नई घोषणा से बमुश्किल 1% लोगों को ही लाभ पहुंच सकेगा। चूंकि घोषणा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहां शर्त भी लागू कर दी गई है कि योजना में सिर्फ वे ही पात्र हैं जिन्हें सरकारी आंकड़ों में मृत माना गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि जो मरीज चिकित्सकों में कोरोना पॉजिटिव होने पर भर्ती हुए थे, उनकी मृत्यु के पश्चात अधिकांश मरीजों के परिजनों को 1 दिन पश्चात मृतक की रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई है, जबकि चिकित्सालय में उनका इलाज कोरोना पॉजिटिव होना चल रहा था। ये आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने बताया कि नगर में ही विगत 1 माह से 175 मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका द्वारा जारी किए गए हैं, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में मात्र 12 मृतक कोरोना पॉजिटिव होना बताया जा रहा है। कोरोना महामारी की भीषण त्रासदी को लेकर प्रदेश सरकार के क्रियाकलाप किसी से छुपे नहीं है। जितने भाषणों में और जितने उनके बयानों में जितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जमीनी स्तर पर उसका आकलन हम करें तो बहुत कम प्रतिशत पे वो जमीनी स्तर पर उतरता नजर आता है। आयुष्मान कार्ड योजना की बात, जो निजी चिकित्सालय जिसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, आज एक और योजना, एक और लोक लुभावन योजना की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कि कोरोना महामारी के चलते जिन लोगों की मृत्यु हुई है और जो लोग मृत्यु, उनको 1 लाख रुपए की घोषणा प्रदेश सरकार द्वारा की गई। उसके साथ ही एक लाइन और डाल दी कि वो जो मृतक है वो कोरोना पॉजिटिव होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि ऐसे कई प्रकरण नागदा नगर में ही अगर आप घूम लें तो आज के अखबारों में भी ये बात छपी है कि 175 मृत्यु प्रमाण पत्र नगर पालिका ने अप्रैल माह से लेकर आज दिनांक तक जारी किए हैं और 175 मृत्यु प्रमाण पत्र में बमुश्किल 10 या 20 ऐसे प्रमाण पत्र है जिसका कोरोना महामारी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जितने हमारे परिजन मृत हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के शिकार हुए हैं। अब विडंबना देखिए कि जब संक्रमित को परिजन लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, चिकित्सालय जाते हैं, तो उन्हें बताया जाता है कि ये तो कोविड पॉजिटिव है, और जिस दिन संक्रमित जो मरीज है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके दूसरे दिन हॉस्पिटल प्रबंधन ये बताता है कि वो नेगेटिव है। ऐसा कैसे संभव है? कई प्रकरण, जितने लोग नगर में अपने परिजनों को खो चुके हैं, उनसे अगर आप लोग व्यक्तिगत जाके मिलेंगे तो मेरी जो ये बात है, मैं जो आज यहाँ पर बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, वो प्रमाणित होगी। क्योंकि नागदा नगर की और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जितने लोगों की मृत्यु हुई है इस कोरोना काल में, इस कोरोना संक्रमण से, उन सब के परिजनों का यही कहना है कि भैया इलाज तो कोरोना का चल रहा था, हमारे जो संबंधित थे, जो परिजन थे, वो कोरोना पॉजिटिव थे और उनको चिकित्सालय में भर्ती किया गया था, लेकिन मृत्यु होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई। आप इस बात को समझ रहे हो? पूरे प्रदेश स्तर पे नागदा नगर की हम बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उसको देखा है, समझा है, और मैं जितने लोगों से संपर्क में आया हूं, मैंने उन सबको यही बात बोला था, कहीं ना कहीं इन सब को लेकर आंकड़ों को छुपाने की एक बहुत बड़ी सुनियोजित षड्यंत्र प्रदेश सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आज जो इस घोषणा के तहत जो ये घोषणा की गई और उसमें जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी जो विज्ञापन देते हैं कि ये फेयर एंड लवली है और इससे पूरे आपके चेहरे गोरा हो जाएगा, और फिर नीचे लिख देते शर्तें लागू, एक स्टार। ऐसा ही प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी बेशर्मी से कर रही है। 1 लाख रुपए की घोषणा करती है। मैं नहीं समझता हूं कि 1 लाख पर्याप्त होते हैं। अगर किसी संक्रमित मरीज जो हॉस्पिटल गया है उसके परिजनों से पूछो कि 1 लाख नहीं, कई लाख उसके खर्चे हो गए। आपने 1 लाख की घोषणा कर दी, लेकिन उसके साथ नीचे एक स्टार लगा दिया, एक शर्त लगा दी
कि बशर्ते वो मरीज कोरोना पॉजिटिव होना चाहिए। बेशर्मी की हद है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए बहुत बड़ा सुहाना पोस्टर तो जारी कर देते हैं, लेकिन उसमें जो शर्तें रहती है वो बमुश्किल 1% लोगों को कवर करती है, 1% लोगों का उसका लाभ मिलता है। तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा शिवराज सिंह जी, ऐसी योजनाओं का क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। मैं माननीय नगर के हमारे थावरचंद जी गहलोत साहब और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उन सबसे पूछना चाहता हूं कि अपने दिल पर हाथ रख के इस योजना पर मनन करो, इस योजना पर चिंतन करो जो शिवराज सिंह जी ने आज घोषित करी है कि 1 लाख रुपए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दिए जाएंगे जो मृतक है, और उसमें उन्हीं को दिए जाएंगे जो जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो क्या किस खेल के तहत, किस षड्यंत्र के तहत आप लोगों ने वो लोग जो मृतक जो कोरोना का इलाज करा रहे थे उनको नेगेटिव घोषित कर दिया। इस पूरी योजना से और इस पूरे भाषणों से, इस पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा है उनसे यह स्पष्ट होता है कि जमीनी स्तर पर आम जनता के दुख से, आम जनता की पीड़ा से, आम जनता की समस्या से भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्रों में और मीडिया में बड़े बड़े अक्षरों में ये बातें छपवा दी जाती है कि देखो हमारी सरकार ये कर रही है, लेकिन उसका लाभ 1% लोगों को भी नहीं मिल पा रहा। यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में विधायक कार्यालय पर मनाई गई। कार्यक्रम का प्रारंभ कांग्रेस जनों द्वारा राजीव जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। अमर रहे राजीव गांधी जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा। राजीव गांधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्रांति लाने वाले ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। निश्चित ही पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, पूरे भारत में मना रहे हैं। राजीव जी एक ऐसे शख्स थे जिसको कि युवाओं को वोट देने का अधिकार दिया। देश के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिन्हें इस देश में सबसे बड़ा बहुमत राजीव गांधी जी का श्रद्धा सम्मान करता हूँ। राजीव गांधी अमर रहे। कंप्यूटर क्रांति के जनक, संचार क्रांति के जनक, पंचायती राज संगठन और पंचायती राज की अवधारणा को इस देश में लागू करने वाले। ईएसआई कॉरपोरेशन द्वारा निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। वर्ष 2020 में भी अटल बीमा योजना के माध्यम से श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया था। ये बात पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने शुक्रवार को विशेष चर्चा में कही। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर ईएसआई के हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बना दिया गया है, लेकिन संसाधनों का अभाव है। ऐसे में भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय दल व जनप्रतिनिधियों द्वारा केंद्र सरकार से निजी क्षेत्र में श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था, जिसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खाते में 87 करोड़ 44 लाख रुपए डाल दिए गए हैं। लगातार प्रयास किया गया। गत वर्ष अटल पेंशन स्कीम जो थी उसके माध्यम से भी उनको लाभ मिले, इसका प्रयास किया गया। अभी केंद्रीय भारतीय मजदूर संघ ने और जनप्रतिनिधियों ने भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और श्रम मंत्री जी से मिलकर के ये मांग की कि कोरोना के संकट के दौर में संपूर्ण देश भर में ईएसआई के जितने भी अस्पताल हैं, उन ईएसआई के अस्पताल को कोविड सेंटर जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर उनको कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ
कैसे मिल सकता है, इसके लिए विचार विमर्श हुआ और अधिक धनराशि देने का निर्णय हुआ। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के सारे ईएसआई अस्पतालों को 87 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि अभी इसी माह मध्य प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अकाउंट में भारत सरकार के जो ईएसआई कॉर्पोरेशन ने डाल दी है। इसमें मुख्य बात ये है, जो ईएसआई कॉर्पोरेशन खर्च के लिए ईएसआई अस्पताल को देता है उससे अलग हटकर 20-21% अतिरिक्त धनराशि इसमें दी गई है कि कोविड-19 के लिए श्रमिकों के लिए जहाँ भी जो आवश्यक है वो आवश्यक उपचार के क्षेत्र में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। इस संबंध में आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसमें मध्य प्रदेश का जो हमारा ईएसआई का अस्पताल है नागदा का, इस नागदा के अस्पताल में चूँकि धनराशि भारत सरकार ने भी दी है, प्रदेश सरकार भी लगातार जिला प्रशासन के माध्यम से खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर सीटी स्कैन मशीन और अन्य आवश्यक जो उपकरण है वो ईएसआई इस अस्पताल में इस कोविड-19 के इस दरमियान लगाए जा सकते हैं। माननीय भारत सरकार के यशस्वी मंत्री थावरचंद जी गहलोत जी से भी मैंने आग्रह किया, सांसद जी से भी कहा है और हमारे प्रभारी मंत्री मोहन जी से भी कहा है कि इस संबंध में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके यथाशीघ्र इस काम को कराया जा सकता है। ये भी तय है कि सिटी स्कैन मशीन आने में थोड़ा समय लगता है, मगर चूँकि एक स्थायी व्यवस्था करने के लिए एक व्यवस्था हो जाएगी, आने वाले समय में ईएसआई अस्पताल को इसका पूरा लाभ मिलेगा और हमको बार बार इधर उधर इसकी मांग नहीं करना पड़ेगी। वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की। आलोक नगर में 19 जिलों में 18 से ज्यादा उम्र के युवा वैक्सीन की प्रक्रिया चालू हुई। नगर में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 44 वर्ष के युवाओं का वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। जब विधायक मनोज चावला द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया गया तो ये देखने में आया कि बुकिंग सत्र के 50% से ज्यादा लोग इंदौर, उज्जैन, नागदा, जावरा, मंदसौर, रतलाम और अन्य स्थानों के हैं। उनके द्वारा स्लॉट बुक कराया गया है और वे नगर में पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिससे नगर व क्षेत्र के आसपास के युवा वैक्सीन से वंचित रह रहे हैं। देखिए, जो वैक्सीनेशन जो 18+ से वालों के लिए यहाँ पे जो किया जा रहा है, उसमें हमारी ये मांग थी कि जो जिले स्तर पे पहले टीकाकरण केंद्र बनाया था, हम चाहते थे कि ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे केंद्र बने और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। और पिछले 2 दिनों से हमारे यहाँ जो ये केंद्र बनाया गया है, लेकिन उसमें बड़ी विसंगतियाँ है। इस विसंगतियों को सरकार को द्वारा दूर करना चाहिए। उसमें जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जो स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया है, वो बेहद मतलब बहुत ज़्यादा वो है कि लोग, आम आदमी उसको कर ही नहीं पाता, आम व्यक्ति जो हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जिस तरह कोरोना फैल रहा है, तो आज हमको जो मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल, वहाँ पे हमको टीकाकरण की आवश्यकता है। और जो 18+ वाले जो युवाओं को टीके की आवश्यकता है, उसमें वो लोग इतनी पेचीदगियाँ उसमें है, उसको स्लॉट बुकिंग करने से लेकर, रजिस्ट्रेशन से लेकर स्लॉट बुकिंग तक की, कि एक जो आम गाँव का जो युवा है वो कर ही नहीं पाता। और पिछले 2 दिनों से जो देखने में आया कि 50% से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन, जो स्लॉट बुकिंग की, वो बाहर के लोगों ने किए। जब आलोट ब्लॉक के लिए आलोट तहसील में टीकाकरण हुआ, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। तो मैं ये शासन से और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसकी जो पेचीदगियाँ, विसंगतियाँ, इसको दूर करे, उसको सरल करे और ये करे कि जहाँ टीका जो 45 साल वालों के लिए हो रहा था कि टीकाकरण केंद्र पर ही उनका रजिस्ट्रेशन, वहीं स्लॉट बुकिंग हो रहा था, इनके लिए भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और एंड्रॉयड जैसी व्यापक सुविधाएं इतनी नहीं है कि आम नागरिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सके। विधायक मनोज चावला ने नाराजगी जाहिर करते हुए मांग की है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल किया जाए तथा सेंटर पर आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन वहीं सेंटर पर ही किया जाए, जिससे आम आदमी भी बड़ी सुगमता से टीकाकरण करवा सके। वहीं नगर के युवाओं व विधायक मनोज चावला प्रशासन से मांग करते हुए उन्होंने बताया कि 18+ वैक्सीनेशन में हो रही बड़ी लापरवाही में जल्द से जल्द सुधार किया जाए। इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, इस पर आप क्या चाहते हैं?
निश्चित रूप से लगातार हम सब जगह कई सबूत मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता घर से रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं। कई नेता लोगों ने पहले भी हम लोग कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो शासन प्रशासन से दबाव बना के रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने पास रख लेते हैं और फिर बड़ी कीमत में उनके जो दलाल लोग वो बेच रहे हैं। तो ये कालाबाजारी हो रही है और निश्चित रूप से जो कालाबाजारी हुई, जो जिस तरह शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं 10 फीट गाड़ दूंगा, तो अब गाड़े ना इन लोगों को जो कालाबाजारी लगातार लोगों के साथ, मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।